नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में दोस्तों विषय लेकर आया हूं, भारत विश्व गुरु बनेगा, संत श्री आशाराम बापू जी की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, तो गुरुदेव संत श्री आशाराम बापू जी की भविष्यवाणी ये आज के करीब 25 साल पहले ही उन्होंने कर दी थी, 98 के आसपास, 1998 में। तो आज देखते हैं दोस्तों कि आशाराम बापू जी की भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है और कई कैसेटों में उनको सत्संग के माध्यम से आप सुन सकते हो। यूट्यूब पे भी उनके सत्संग अपलोड है। तो आइए देखते हैं अपन 2023 के अंदर झलक कि भारत अभी तक विश्व गुरु की ओर क्या क्या कदम उठाया और कैसे द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपन वीडियो। तो दोस्तों बापूजी ने कहा था कि एक भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जो पहले के ज़माने में कहा जाता कि भारत एक सोने की चिड़िया का देश कहलाता है, यहाँ पे हर घर में सोना रहता था और कई संपन्न परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार कह लें कि मतलब लगभग सोने की थाली, कटोरी, चम्मच इस देश की मतलब जो है परिवारों के पास रहती थी। दोस्तों वो समय वापस आ गया है कि हमारा एक बिगुल बज गया है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति की पताका पूरे वर्ल्ड लेवल पर फहरा जा रही है और हर देश में हमारे मंदिर हैं या हर देश में हमारी संस्कृति के गुणगान जो मतलब गाए जा रहे हैं। आज चाहे भारत का संत श्री आशाराम जी बापू जी का मातृ पितृ पूजन दिवस हो या तुलसी पूजन दिवस हो या जो भी हो, गुरु पूर्णिमा वगैरह सब, तो ये विदेशों में भी मनाने लग गए। आज आप देखिए कि मातृ पितृ पूजन दिवस भारत के अलावा लगभग कई विदेशों में, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, ब्रिटेन, कई बड़े बड़े मतलब जो है यहाँ तक कि ईसाई देश है वो भी मातृ पितृ पूजन मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुस्लिम देश है ईरान, इराक, इस्तांबुल, यहाँ पर भी मतलब जो मातृ पितृ पूजन दिवस दोस्तों मनाने लग गए। तो ये बापूजी ने कहा था कि विश्व गुरु बनेगा, माता पिता का आदर होगा, तो दोस्तों ये होने लग गया है। और आपको बताऊं मैं कि इसके अंदर अभी गुरु पूर्णिमा हुई थी तो न्यू जर्सी, अमेरिका और मतलब ऑस्ट्रेलिया, बहुत से मतलब मैंने वीडियो देखे जो यूट्यूब पर आए थे और देखे मैंने कि अमेरिका के अंदर किस टाइप से गुरु पूर्णिमा मनाई गई, किस हिसाब से लोग परिक्रमा वहाँ पर करते हैं आश्रम के अंदर, ये वगैरह मैंने बहुत सारे देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो आज विदेशों में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये भारतीय संस्कृति का एक डंका ही है जो हर मतलब वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो करीब करीब सभी कंट्रियों में भारत के लोग निवास करते हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाते हैं और वहाँ की सरकार भी उनको कोऑपरेट कर रही है। आज जहाँ भी मोदी जी जाते हैं तो दोस्तों मतलब जो है भारत माता की जय के नारे लगते हैं, मेरे देश के झंडे मतलब रहते हैं। आप देखिए कि जो रूस का और अपने उसका एक देश क्या नाम है अभी वहाँ का जो हमला वगैरह किया था छोटे से देश के ऊपर, तो मतलब जो है कई लोगों ने भारत के झंडे मतलब जो है ये कहना चाहिए कि ले जाकर मतलब जो है उनको वहाँ की सरकार ने उनको पार किया यूक्रेन के अंदर, है ना। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था तो केवल भारतीय झंडे से उनकी रक्षा हुई थी। ये होता दोस्तों मोदी मंत्र कि आप देश के अंदर हमारा जो है कहना चाहिए कि ये विश्व गुरु कैसे बन रहा है, ये इसके लक्षण है कि सिर्फ झंडे से मतलब जो है आज हमारे देश की रक्षा हो रही, नौजवानों की, हमारे नागरिकों की। तो ये विश्व गुरु के लक्षण है दोस्तों भारत का, कि भारत का स्वाभिमान, भारत का आत्मनिर्भरता, भारत की तरक्की कितनी हो रही। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आज विकास की गंगा बह जा रही है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं 4 लेन बन रहे हैं, तो कई छोटी जगह 2 लेन बन रहे हैं, तो 6 लेन बन रहे हैं, तो 8 लेन बन रहे हैं। हमारी चारों तरफ रोड की, सड़कों की मतलब जो है यातायात के इतने साधन मतलब हो गए हैं कि मतलब जहाँ पर 10-10 घंटे के सफ़र रहते थे वो हमने हाईटेक उन रोड को कर दिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे। और उस सफ़र को हमने 10 घंटे को सफ़र को 3 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, कई 4 घंटे में कर दिया। तो इस टाइप से दूरियाँ कम कर दी, हाई स्पीड मतलब हो गई। आज हमारे मतलब कारों वगैरह की स्पीड, बसों की स्पीड 140, 120 तो आम बात है, इससे अधिक ही चलना चाहिए, लेकिन दुर्घटना के हिसाब से हमारे भारत के अंदर 120, 140 की स्पीड की हम ज़्यादा मान्यता देते हैं, 140। तो दोस्तों आइए और आगे बढ़ें। तो ये सड़कों में भी हमारा एक अच्छा जाल हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र का भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हम बात करें तो कई नई फैक्ट्रियाँ आई है, कई नए कारखाने चलित हो गए हैं, कई लघु उद्योग खुल गए हैं। लोन की प्रक्रिया हम देखें तो काफ़ी आसान हो गई है। आज कई कंपनियां लोन की आ गई, आज छोटे स्मॉल बैंक आ गए। हम अगर बैंकिंग की बात करें तो कई छोटे स्मॉल है और लोन की प्रक्रिया हमारे यहाँ सरल बना दी गई है। ये एक और बता रहा हूँ आपकी हमारी कितनी आईटी के क्षेत्र में भी हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हमारी कितनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई, एजुकेशन के अंदर हमारी कितनी मतलब जो है विकसित हुई। तो ये दोनों दोस्तों कहना चाहिए कि भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है, बन रहा है। गुरुदेव की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। आज हम इंश्योरेंस की बात करें
तो अभी वर्तमान में लगभग 24-25 लाइफ इंश्योरेंस के कंपनियां करीब वर्तमान में कार्य करती है, LIC समेत मिला के। तो एक भारतीय जीवन बीमा निगम को अगर हम छोड़ दें तो जो LIC निगम की है सार्वजनिक, और बाकी हम अगर 24 जो निजी बीमा कंपनियां हैं उनकी बात करें तो लगभग 25 इंश्योरेंस कंपनियां हैं इस समय चल रही है और करोड़ों की मात्रा में वो बिजनेस कर रही है। और वहाँ उनके माध्यम से कई ब्रांच मैनेजर, कई विकास अधिकारी, कई RM, कई मतलब GM, ऊपर CEO, इस टाइप से पूरी रैंक हो गई। और लाखों लोगों को इंश्योरेंस कंपनियों ने रोजगार दिया है, लाखों लोगों को इन प्राइवेट बैंकों ने रोजगार दिया है। तो हमारे भारत में रोजगार और नौकरियों की बाहर आ गई दोस्तों। IT के क्षेत्र में हम एक कदम आगे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत हायर लेवल की चल रही है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं AI की, तो AI की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली। आज हमने तीसरी आंख के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो हमको AI जिसको बोलते हैं शार्ट में, उसके माध्यम से हमने एक मतलब बहुत बड़ी कमान कर ली। आज हमारे सिस्टम हाई टेक हो गए, चाहे हमारे ड्रोन हो ऊपर हाई निगरानी रखने वाले, या हमारे जो रोड पे लंबी दूरी के कैमरे हैं, या हम कहते हैं सिस्टम, हमारा लैपटॉप, हमारा टेक्नोलॉजी, ये सब कंप्यूटर वगैरह, हम एक कदम इतने आगे हो गए हैं कि आप मान के चलिए कि 100 आदमी, 50 का आदमी का 2 आदमी 3 आदमी सिस्टम को कंट्रोल करके सीधा निपटा रहे हैं। तो हम इस कदम में भी दोस्तों आगे हैं। और हम एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा का स्तर हमारा हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दूर एकदम बड़ा है। आज गांव की लड़कियां, मतलब जो आप विश्वास मानेंगे कि आए दिन हम पेपर पढ़ते हैं कि पहली लड़ाकू विमान का पायलट बनी है। आज गांव की लड़की मतलब जो है वो वंदे मातरम एक्सप्रेस चला रही है, या वो राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस लेके ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां आज लोको पायलट बन गई। आज प्लेन के अंदर मतलब जो हो एक देश से दूसरे देश की यात्राओं के लिए वो भारतीय लोको पायलट महिलाएं बन गई, जेंट्स बन गए हैं। उसके अलावा लड़ाकू विमान महिलाएं संचालन कर रही, चाहे हमारी जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, एक से एक हिंदुस्तान का आप देखते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त में, तो हमें देखने को मिलता है कि वाकई में मेरा भारत जो विश्व गुरु बन रहा है। और आज जो अतिथि जिसको हम विदेशों वाले को भारत के अंदर हमारा मोदी जी निमंत्रण देते हैं, तो वो निमंत्रण आंखों पे स्वीकार करके सिर पे रख के आते हैं कि मोदी जी का निमंत्रण हमको जाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये होती है विश्व गुरु की ताकत। अभी मैं सिंगापुर गया तो दोस्तों वहाँ पर मैंने देखा मोदी जी के कटआउट जगह जगह लग रहे फोटो, और कई फॉरेनर वहाँ पर आके NRI वगैरह सेल्फी लेते हुए देखे गए। हमने भी ली कि चलो कम से कम हम भी लें, भैया हमारा देश के प्रधानमंत्री जी का लग रहा है। तो ये है दोस्तों विश्व गुरु की झलक जो मैंने आपको बताई। और हम बात करते हैं थोड़ा और हम आगे बढ़े दोस्तों, तो आज देखिए कि भारत ने ट्रेनों का जो जाल बिछाया है वो आप देखिए कि कम नहीं है। अगर हम बात करूँ एक औसत अभी लास्ट ईयर 22-23 की हम बात करें बजट की, या 23 की हम अभी लेटेस्ट बात करें, तो लगभग 2 लाख करोड़ हमारा मतलब जो है बजट सिर्फ ट्रेनों में सुधार के लिए मोदी जी ने रखा है। आई थिंक मैंने जहाँ तक मीडिया से जानकारी आई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रेनों आप देखिए वंदे मातरम एक्सप्रेस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जिले से दूसरे जिले, जो मतलब जहाँ पर फास्ट ट्रेन मतलब दे दी गई, तो आप देखिए कि नई ट्रेनें आ गई। शताब्दी एक्सप्रेस पहले से चल रही है, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, मतलब एक के बाद ऐसी ट्रेनें आ गई कि हमारा आवागमन बहुत सुविधाजनक हो गया और हाईटेक ट्रेनें आ गई। और हो सकता है मोदी जी आने वाले समय में और कुछ ऐसी ट्रेनें आए कि आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं फ्लाइट में हूँ या ट्रेन में हूँ, आपको ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ऐसी हाईटेक आपको ट्रेनें मिलेगी। थैंक यू मोदी जी इसके लिए, आप बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश और दुनिया में हमारा भारत का आपने डंका बजाया, नो डाउट। धन्यवाद आपके माता पिता को, जो सच है वो सच है, आपके सामने हम रख रहे हैं बात को। आइए दोस्तों हम और आगे बात करें। हम अगर देश की तो हवाई अड्डे की अगर हम टेक्नोलॉजी बात करें तो एक से एक हवाई अड्डे हमारे अति आधुनिक इंटरनेशनल लेवल के बन रहे हैं और बड़ा तेजी से विकास हो गया दोस्तों इस क्षेत्र में भी। हवाई अड्डे में बात करें, अभी मैं सिंगापुर के लिए हमारा बजाज लाइफ इंश्योरेंस का पूरा परिवार गया था, तो हमने देखा था कि बजाज एलायंस लाइफ के करीब लगभग 700-800 एडवाइजर ऑल इंडिया से थे, MDRT। तो हमने देखा कि हमारी जो फ्लाइट थी वो अधिकतर लोगों की यहाँ से इंदौर से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई और चेन्नई से सिंगापुर थी। डायरेक्ट कनेक्टिविटी का वो मतलब डायरेक्ट नहीं थी फ्लाइट, तो ऐसी कनेक्टिविटी के माध्यम से हम गए थे। तो हमने देखा कि दिल्ली से हम मतलब चेन्नई उतरे और चेन्नई का जब एयरपोर्ट देखा, ओ मतलब आश्चर्य, मेरे को लगा दोस्तों कि धरती का स्वर्ग है। वाकई में क्या एयरपोर्ट बना, आप एक बार जाएं तो उसको निहारिए, देखिए कितना शानदार मतलब एयरपोर्ट है हमारे इंडिया का, चेन्नई का। थैंक यू सरकार को कि भगवान करे ऐसे नेता सब दूर हो और ऐसे विकास की गंगा बहाए। तो हम जो अगर हम बात करें
तो उसके अंदर हवाई अड्डे में भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वो वाकई में जो हम बड़ी बड़ी सिटियों में कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और देश और दुनिया में हमारा जो है हवाई सेवा में नाम हुआ, ये भी एक गौरव की बात है दोस्तों। आइए हम थोड़े से और आगे इस बात को बढ़ते हैं। अब हमारा सामने जो मुख्य व्यवस्था है, हम जो बात कर रहे हैं, बात ये है कि सब हमारी हुई, कुछ हमारा मतलब जो थोड़ा सा विदेशी निवेश है वो भारत सरकार को और खोलना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस जैसी सेक्टर कंपनियों में विदेशी निवेश अगर ज़्यादा और आएगा तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और होगी और रोजगार अगर मिलेगा। तो आज जैसे मतलब मैंने आज के 20 साल पहले दोस्तों पेपर में एक बात लिखी थी कि LIC का, भारतीय जीवन बीमा निगम का, जितना जल्दी हो निजीकरण इसका किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में बाकी कंपनियों की भागीदारी दी जाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को। और मैंने बैंकिंग क्षेत्र को लिखा था 20 साल पहले, और कुछ पेपर का मैं नाम भूल गया हूँ दोस्तों, तो वो हो सकता है पेपर मेरे पास पुराना हो, उसमें मेरा लेख बहुत अच्छा आया था और वो मैंने लिखा था करीब करीब लगभग 94-95 के आसपास, और वो सत्य साबित हुआ कि ईश्वर ने मुझे क्या उस लेख के माध्यम से दिया था। 2001 के बाद प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में दोस्तों वो आ गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आज उनका शरीर नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं कि उनकी कार्य प्रणाली को धन्यवाद अटल जी कि आपने साहस का कदम उठाते हुए बैंकिंग क्षेत्र एवं इंश्योरेंस को प्राइवेट के लिए खोल दिया। तो दोस्तों ये बहुत बधाई के पात्र हैं। वहीं से हमारी 2000 से शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई थी, 2001 से। कुछ और क्षेत्र है जिसके अंदर मतलब गवर्नमेंट को मेरा निवेदन है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था है इसके अंदर मतलब जो थोड़ा सुधार की गुंजाइश की मैं अपील करूंगा, क्योंकि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। क्योंकि किसी को अगर मान लो देर से न्याय मिलना, वो भी न्याय नहीं अन्याय की श्रेणी में होता है। कई युवाओं का करियर निकल जाता है, कहीं की जवानी निकल जाती है, इसके क्षेत्र में 10-10, 20-20 साल तक उनको न्याय नहीं मिल सकता है। तो मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि हमारी न्याय व्यवस्था में आप इस पे बैठक करें और जो देश के सर्वमान्य निर्णय हो इस न्याय प्रणाली को सुगम करें। क्योंकि आज अगर हम बात करें 2023 तक, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, बड़े न्यायालय तक लगभग 4 करोड़ केस पेंडिंग है, तो कि बहुत बड़े होते हैं दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इनका जल्दी से जल्दी निराकरण करना चाहिए और संत महात्मा के ऊपर थोड़ा विनम्र स्वभाव आप रखें। क्योंकि जी आसाराम बापू जी का जो एक केस है उसके अंदर जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जब देश के जाने माने कई विद्वान, जाने माने अर्थशास्त्री, जाने माने मतलब संत समाज के जो ब्रह्मज्ञानी महामंडलेश्वर सभी कह रहे हैं कि जब रेप की पुष्टि नहीं हुई है, जब आपकी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट FIR के अंदर रेप की पुष्टि नहीं हुई है, रेप कहीं लिखा ही नहीं शब्द में, जब आप दिल्ली एम्स की रिपोर्ट में ये साबित भी नहीं हो रहा है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, यहाँ तक कि खरोच के निशान भी उस लड़की के नहीं पाए गए, तो फिर रेप शब्द का उपयोग इन मीडिया वालों ने कैसे कर लिया? जब रेप की पुष्टि नहीं है, जब बापूजी के खिलाफ दिल्ली में रिपोर्ट लिखी तो रिपोर्ट के अंदर FIR के अंदर रेप की पुष्टि हुई नहीं, लिखा ही नहीं, उन्होंने FIR में भी नहीं लिखा है। और ये सारे मीडिया चैनलों में या जो भी है संत श्री आसाराम जी बापूजी की समिति ने बताई थी और वो कापी अहमदाबाद वालों के पास आज भी है दोस्तों। तो फिर मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के कहने लग गए कि रेपिस्ट है आसाराम बापूजी, उन्होंने बलात्कार किया, ये है वो, और एक ने कहा, और पूरी दुनिया में हाहाकार हो गया इस चैनलों के माध्यम से। तो ऐसे चैनलों पे मानहानि का केस दायर करके उनका लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी मैटर बनना चाहिए। और विशेष करके जो आज तक वाले की भूमिका रही है, चाहे वो दीपक चौरसिया हो या जो भी त्रिपाठी मैडम या 2-3-4 और न्यूज़ एंकर के नाम मुझे नहीं पता, जिन्होंने एडिटिंग करके 400 BC करके इस मतलब न्यूज़ को गलत ढंग से चलाई थी, उनको सजा होना चाहिए। पूरा देश देख रहा है इस समय, वो तारीख पे तारीख आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारा आश्रम वाले लगातार संत श्री आसाराम बापू जी की समिति इस पर एक्शन ले रही है दोस्तों, और उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि दोषियों को उनको दंड मिलना चाहिए। और जो संत श्री आसाराम जी बापू जी का जो एक विशेष करके धर्म विशेष वालों ने जो कुप्रचार इनके ऊपर किया और इनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया, इनकी सत्य जांच होना चाहिए। और न्यायालय को दूध का दूध और पानी का पानी करके निर्दोष संत को, जो मतलब सभी की बात को ध्यान में रखते हुए न्याय केस की पुष्टि करते हुए, इनको
उनकी उम्र जो है करीब करीब 88 ईयर हो गई, 88 साल। उनके प्रति विनम्रता का भाव देखते हुए उनको बाहर करना चाहिए, उनकी पूरी जांच कर ले, भले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जब पूरी देश और दुनिया आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही, न्यायाधीश कह रहे उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त के, हमने हमारे जीवन में ऐसा बोगस केस नहीं देखा आशाराम बापू जी जैसा। तो अब आप, मेरा निवेदन है कि इस केस में आप मोदी जी चुनाव के पहले मुझे पूरी विश्वास है आपकी कार्यप्रणाली का। आपकी माता जी भी बहुत धार्मिक थी और आप सत्य का साथ देंगे। इसकी पूरी जांच करके आशाराम बापू जी के केस का आप निराकरण करें, ऐसे हमारा साधक परिवार सभी आपसे निवेदन करता है। दोस्तों, इसमें भी न्याय व्यवस्था में सुधार होगा तो सबको न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, ये संतों के प्रति जो मेरे भाव थे वो मैंने रखे। बाकी और भारत जो विश्व गुरु उन्होंने बताया था, और भी संतों ने अपना इसकी घोषणा पहले करी थी। कोई बोलता है नास्त्रोदम जी ने भी भविष्यवाणी करी थी, ये भी सत्य है। और भी जिन संतों ने, मतलब जो संतों ने ये घोषणा करी थी। तो दोस्तों, मैंने इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं तो आशाराम बापू जी से खैर दीक्षित हूँ, तो इसलिए मैंने सुनी थी, तो ये वीडियो मैंने रूबरू आपके सामने दोस्तों पूरा रखा। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि हमारी आर्थिक व्यवस्था भारत की, मतलब जो जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, वो निश्चित रूप से दोस्तों मतलब जो है विकास की गंगा आने वाले समय में चारों दिशा में होगा। और मेरा भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, घर घर में सोना चांदी और आत्मनिर्भर भारत हमारा बनेगा और विश्व गुरु की ओर बनेगा। दोस्तों, ऐसी हम आशा करते हैं। आपको वीडियो दोस्तों आगे से आगे शेयर करना है। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अनुमति।